हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हैं जो कि है पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। मतलब कि एक ये नया टॉपिक ही है, एक नई यूनिट है आपके यूजीसी नेट के पेपर 1 में, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आज से हम इसकी भी स्टडी रेगुलर करने वाले हैं, पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए कि जब भी कोई बच्चा, आप देखते होंगे कि कोई भी इंसान है, बच्चा है, कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, तो उसका क्या होता है कि हम जब होते हैं तो हमारे आसपास का एक ऑरा होता है ना। जैसे जब भी आप देखो कि कोई भगवान की अगर आप कभी फोटो देखो तो उसके पीछे एक वाइट कलर का कुछ गोल गोल सा सर्कुलर सा ऐसे लगा होता है। तो वो क्या होता है, एक ऑरा होता है। यानी कि हम कहीं ना कहीं, जो कोई भी इंसान है या हम हैं, कोई भी है, तो हमारे आगे पीछे हमारा एक ऑरा होता है जहाँ पर हम जहाँ पे भी हम जाते हैं तो वो ऑरा हमारे से पहले ही पहुँच जाता है। जैसे कहते हैं ना कि कहीं पर जाने से पहले ही, आप कहीं पर जाओ उसके पहले ही आपकी जो वाइब्स होती है, जो चीज़ें होती हैं, वो पहले ही पहुँच जाती हैं। तो वो ऐसे ही होता है क्योंकि हम एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होते हैं। और एनवायरनमेंट से हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। हर एक चीज़ का, जो भी कुछ हम कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है एनवायरनमेंट पे पड़ रहा होता है, और एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। ये दोनों रिवर्स चीज़ें हैं, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा यहाँ पर कि हम कुछ भी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आप देखते हैं ना कि एनवायरनमेंट में, आप जैसे देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो अब वो जो इश्यूज आ रहे हैं उसका क्या हो रहा है, उसका भी तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है ना। तो किस तरीके से आप देखिए कि एनवायरनमेंट है जो हम उससे कितना डीपली कनेक्टेड हैं। बट क्या होता था कि पहले ये, इस पर हम इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे कि किस तरीके से क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। बट अब जब हम जान पाए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर एक चीज़ हमारी जो है एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट डालती है और एनवायरनमेंट फिर हमारे पे इम्पैक्ट डालता है। तो इस तरह से हम कनेक्टेड हैं इन चीज़ों से, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये यूनिट समझ लीजिए कि सबसे पेपर में तो ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। बट अगर आप इन चीज़ों को जान लेंगे तो शायद आप अपनी भी जो कुछ डेली चीज़ें हैं, जो भी है, आप थोड़ा सा आप एनवायरनमेंट के लिए भी सजग हो सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं, इस यूनिट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लें कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। तो ये जो सिलेबस है ये यूजीसी ने हमें दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका टॉपिक क्या है, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में क्या क्या बातें आएंगी, जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, एमडीजी और एसडीजी जो है हमारे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनकी बात करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग क्या होते हैं, हम लोग एनवायरनमेंट से पूरी तरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो हम अगर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी करते हैं तो उसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो वो सारी बातें यहाँ पर की जाएंगी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इश्यूज। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आजकल काफ़ी एनवायरमेंटल इश्यूज हो जाते हैं। जैसे वेदर कंडीशन ख़राब हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल ख़राब हो जा रही है, और जो मतलब नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे हम लोग। फिर है इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ। होता क्या है कि ये सारी चीज़ें जो आपने देखी कि ये सब पॉल्यूट हो रहा है, अब इस पॉल्यूट होने से हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको भी हम लोग जानेंगे। फिर है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो एनर्जी हैं, जैसे कि हमारी कौन सी हाइड्रो एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई। ये जो एनर्जी के सोर्स हैं वो किस तरह से, मतलब कहाँ कहाँ से कितनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मतलब इंडिया में, और बाकी की कंट्री कौन से रैंक पर है किस चीज़ों में, इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटेजी। यहाँ पे बात होती है कि जो नेचुरल हैजार्ड्स आ रहे हैं, जो भी जैसे सुनामी है, ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं, कौन कौन से, पहली बात तो नेचुरल हैजार्ड्स हैं, इसकी थोड़ा सा लिस्ट है, देख लेंगे।
और इसको मिटिगेट करने के लिए, मतलब इसको कम करने के लिए हमको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, तो वो बातें यहाँ पर होंगी। फिर है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये है, ये इसका तो ईयर ही काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, काफ़ी सारी इसमें, जैसे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीज़ें की गई हों, जैसे कोई संधि की गई होगी, कोई प्रोटोकॉल्स लाए गए होंगे, कोई कन्वेंशन हुआ होगा, कोई सबमिट हुई होगी, उन सब से रिलेटेड यहाँ पर बात होती है। तो चीज़ों को आराम से समझते हुए चलेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपके मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड नहीं होता, क्योंकि हमारा पेपर 2 या तो कॉमर्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, म्यूज़िक होता है, इस तरह की मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, बट हमारे सब्जेक्ट में पेपर 2 में बहुत ही कम लोगों का एनवायरनमेंट होता है। सो मुझे पता है कि आप लोगों को बेस वगैरह नहीं पता होते हैं, तो हम लोग आराम से बेस को थोड़ा जानते हुए चलेंगे, जिससे कि क्वेश्चन अगर सामने आए तो एकदम एग्जैक्ट चीज़ भी नहीं पढ़े हैं तो भी अगर आपको बेस पता है तो आप उस चीज़ को कर पाएँ सॉल्व। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो बेसिकली आज का जो हमारा मेन कंसर्न है, हम इकोसिस्टम सीखेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले देख लें कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कंडीशन, रिसोर्सेज, स्टिमुलाई एक्सेट्रा विच इज एन ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट। मतलब एनवायरनमेंट वो चीज़ है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी जिस चीज़ से कनेक्ट होता हो उसे एनवायरनमेंट कहेंगे। The external surrounding include all biotic and abiotic factors that surround the effect of survival and development of organism और population। ये कह रहा है कि जो भी एक्सटर्नल सराउंडिंग है, लेट्स सपोज इज कि यहाँ पर कोई भी पर्सन है, तो उसकी जो भी एक्सटर्नल सराउंडिंग है, ठीक है, उस सराउंडिंग में अब चाहे वहाँ पर बायोटिक चीज़ आए या फिर अबायोटिक फैक्टर आए, उन सभी चीज़ों में जिस भी चीज़ से वो कनेक्टेड है, वो सर्वाइवल के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारी सराउंडिंग्स आपकी एनवायरनमेंट ही कहलाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड आता है बायोटिक और एबायोटिक, इसको समझेंगे अभी कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक टर्म आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी को हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो दिस सब्जेक्ट इज डील विद द इंटरैक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट। जो इकोलॉजी है बेसिकली वो हम पढ़ते तो बायोलॉजी में है, बट ये एक सब्जेक्ट है या एक टॉपिक है, इसमें हम देखते क्या है, इकोलॉजी, जो कनेक्टेड हो रही है, जहाँ पर इंटरैक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म का, यानी ऑर्गेनिज्म मतलब कि कोई भी चीज़ हो सकती है, पेड़ पौधे, इंसान, जंतु, कोई भी। तो ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया कि ये कि कोई भी इंसान, कोई भी चीज़ जो कि एनवायरनमेंट से किस तरह से कनेक्ट हो रही है, उसे इकोलॉजी कहेंगे। Ecology is a study of environment that help us to understand how organisms live with each other in unique physical environment। अब इस लाइन को देखिए, बहुत अच्छी लाइन कह रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा जो भी आप पूरा जो ये वर्ड है, यहाँ पर आप क्या देखते हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, कहीं पर हमेशा बारिश होती रहती है। तो एक तो वहाँ पर जैसे जहाँ पर बहुत ही हॉट वेदर है, बहुत गर्मी है, तो उस जगह के लोगों का रहन सहन, खान पान, चाहे आप इंसान देख लें, चाहे आप जानवर देख लें, चाहे आप पेड़ पौधे देख लें, तो वो अलग टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। जो बहुत ही कूल एरिया, जहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है या बहुत ठंडा मौसम रहता है, तो वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ का खान पान, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतु, वो अलग तरीके के रहते हैं। उनका अलग ही एक नया आप देखोगे कॉम्बिनेशन रहता है। उनमें आप कई चीज़ों में आप देख लोगे, इवन उनके जो स्किन का जो कलर होता है वो भी डिफरेंट होता है, जो फूड होता है वो भी डिफरेंट होता है, क्योंकि गर्मी है तो वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करेंगे जो उनके टेम्परेचर को नॉर्मल रख पाए या ठंडा रख पाए। जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर क्या होगा, ऐसी चीज़ें वो खाएंगे जो उनकी बॉडी को थोड़ा गर्म करें, वो मतलब ठंडे वेदर में अच्छे से रह पाएँ।
तो इस तरह के, तो ये जो सिस्टम होता है ना कि लोग कनेक्ट होते हैं, गर्म जगह पे उनका खान पान रहन सहन, ठंडी जगह पे उनका खान पान रहन सहन, तो ये जो कनेक्शन होता है, वो जो कनेक्ट होते हैं, इसी को एक इकोलॉजी कहा गया कि एक यूनिक सिस्टम होता है। हर जगह आप देखोगे एक यूनिक सिस्टम होता है, यूनिक तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो इसे ही इकोलॉजी कहते हैं। ये जो पूरा सिस्टम होता है जिस तरह से लोग कनेक्टेड होते हैं। अब इकोलॉजी के अंदर एक टर्म आता है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? द इकोसिस्टम इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, इकोसिस्टम जो है एक स्ट्रक्चरल, एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजी की, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट होते हैं विद ईच अदर एंड द सराउंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, ecosystem is a chain of interaction between the organism and their environment। जो इकोसिस्टम है वो कह रहा है कि किस तरह से लोग कनेक्टेड हैं, एक चेन को, एक चेन की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इकोसिस्टम एक चेन है जहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट से, यहाँ पर ये बताया जाता है। जैसे कि अभी देखिए कि ये आपके सामने एक इकोसिस्टम की इमेज है, जहाँ पर देखिए यहाँ पे बादल भी है, मतलब एयर है, ठीक है, यहाँ पे वाटर है, इधर एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, सनलाइट आ रही है, तो किस तरह से कनेक्टेड है। जैसे ये पेड़ पौधे हैं, तो अब ये क्या करते हैं, ये सनलाइट, सूर्य से रोशनी लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, फिर ये हमारे लिए कुछ फल फ्रूट बीज जो भी ये उगाते हैं, फिर हम इनको खाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हम किस तरह से इंटरैक्ट हैं, ये हमको समझना होता है इकोसिस्टम में। तो स्ट्रक्चर क्या है इकोसिस्टम का? इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर ये है कि जो इकोसिस्टम है उसमें होता क्या है, इट हेल्प्स अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन आवर एनवायरनमेंट। जो इकोसिस्टम है वो हमको हेल्प करता है कि जैसे इंसान है, आप देखो हम हैं, कोई भी है, तो उसको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे हम फूड खाते हैं तो हमको फूड से एनर्जी मिलती है। तो इट हेल्प अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड द क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिवेलिंग इन द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ये कह रहा है कि जो क्लाइमेट की कंडीशन होगी उसके हिसाब से होगा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में होती क्या क्या चीज़ें हैं? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का उसमें दो बातें आएंगी, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक क्या चीज़ है? बायोटिक वो सारी लिविंग चीज़ें, ठीक है, लिविंग चीज़ें आपकी बायोटिक में आ जाएंगी। और एबायोटिक में जिससे भी ये लिविंग चीज़ें बनी हैं, जिन भी रिसोर्सेज से, उनको एबायोटिक कहेंगे। इनको हम नॉन लिविंग कह सकते हैं। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो एबायोटिक हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। अब एबायोटिक में मैंने बताया कि जिनसे भी ये बायोटिक एलिमेंट्स बने होते हैं, जैसे यहाँ पर एक इंसान है, ठीक है, जैसे हम लोग हैं तो ये बायोटिक हो गए हम लोग, ठीक है। अब ये जो इंसान है ये किस चीज़ से बना है? हम जानते हैं कि हमको बताया गया है कि पंच तत्व होते हैं, 5 तत्वों से मिलकर बना है ये इंसान। तो ये जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, इन तत्वों को ही एबायोटिक में रखा गया है। जैसे कौन कौन सा हो गया? एयर, वाटर और सनलाइट, मतलब सन से भी बना हुआ है। तो इस तरह से जो ये 5 चीज़ें हैं, उन पांचों तत्वों से मिलकर जो बना है हमारा शरीर, उनको ही, उन तत्वों को ही एबायोटिक में रखा गया। The biotic and abiotic components are interrelated in the ecosystem. It is an open system. इकोसिस्टम जो है वो एक ओपन सिस्टम है, और यहाँ पर कह रहा है कि बायोटिक और एबायोटिक ही इकोसिस्टम में जाके इंटर रिलेट होते हैं, तब जो है मतलब हमारा जो भी एनवायरनमेंट है ये आगे बढ़ता है। तो अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम में बताया कि बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। एबायोटिक में नॉन लिविंग चीज़ें आएंगी, ठीक है, बायोटिक में लिविंग चीज़ें आएंगी।
ओके, ठीक बात बताई। तो इसमें होता है क्या कि एक तो होता है आपका प्रोड्यूसर और दूसरा आपका होता है कंज्यूमर। जैसे आप समझते हैं ना कि कोई भी प्रोडक्ट है हम कंज्यूम करते हैं, तो हम कंज्यूमर हो गए, जो उस चीज़ को बना रहा है वो प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो खुद पे ही डिपेंड करता हो, उसको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। कंज्यूमर हेट्रोट्रॉप्स बोला गया है यहाँ पर, बट इसमें होता क्या है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड हो उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। सो अब देखिए बायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है कि बायोटिक कंपोनेंट रेफर टू ऑल लाइफ in an ecosystem based upon the nutrition. Biotic component can be categorized as autotrophs, heterotrophs और decomposer या spectrotrophs बोलते हैं। तो यहाँ पर समझिए ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या हुआ। ऑटोट्रॉप्स जो कि प्रोड्यूसर होता है, इट इंक्लूड ऑल द ऑटोट्रॉप्स सच एज प्लांट्स, जो कि खुद प्रोड्यूस करते हैं ना। ऑटोट्रॉप्स का मतलब हो गया कि जो खुद पे ही डिपेंड हो, जो किसी और चीज पे ना डिपेंड हो, उसको ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, ये खुद ही उगते हैं ना, मतलब कि इनको अपना पेट भरने के लिए, लेट्स सपोज ऐसे समझिए कि इनको अपना पेट भरने के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं होना होता, ये खुद पे ही खुद से अपनी बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो it include the all autotrophs such as plants. They are called autotrophs as they can produce food through the process of photosynthesis. तो ये photosynthesis के प्रोसेस से खुद ही अपना खाना बना लेते हैं। अब हेट्रोट्रॉप्स क्या हो गए, जैसे हम लोग हो गए कि हेट्रोट्रॉप्स में वो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अपॉन दी अदर्स फॉर फूड। जैसे हम अपनी फूड के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंड है, उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंज्यूमर यहाँ पे। तो कंज्यूमर आर द फर्दर क्लासिफाई इनटू दी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। इसको समझ लेते हैं क्या होता है। प्राइमरी कंज्यूमर वो होता है, प्राइमरी आर ऑलवेज हर्बीवोरस एंड दे रिले ऑन द प्रोड्यूसर फॉर फूड, जो कि डायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर ही अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, उसको प्राइमरी कंज्यूमर। जो हर्बीवोरस है, जो घास पत्ती पेड़ सब्जी, मतलब समझ लीजिए कि शाकाहारी हो गए, तो उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोला जाएगा। नेक्स्ट है सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, इट्स डिपेंड अपॉन द प्राइमरी कंज्यूमर फॉर द एनर्जी, जो कि एनर्जी के लिए प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंड हो। दे कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं बाय ईटिंग देम फॉर द एनर्जी, एंड सेकेंडरी कंज्यूमर आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द टर्शरी कंज्यूमर। ऑब्वियसली ना, ये एक चेन है। देखिए, एक जैसे हमने किसी को खाया, ठीक है, तो हमको कोई और खाएगा, मतलब इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। जैसे आप देखो ना कि घास होता है तो उसको गिलहरी ने खाया, गिलहरी को सांप ने खाया, इस तरह की चीज़ें आप देखते हो। तो ये एक तरीके से चेन तरीके का होता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो हो गए जो कि हार्बीवोरस है, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर जो कि डिपेंड अपॉन दी प्राइमरी कंज्यूमर, और जो सेकेंडरी है वो टर्शरी के लिए फूड का काम करते हैं, और टर्शरी कंज्यूमर आर द ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंड अपॉन द सेकेंडरी कंज्यूमर फॉर द फूड। ठीक है, और जो टर्शरी होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्वांटरी कंज्यूमर। क्वार्टरी कंज्यूमर में क्या होता है, आर द प्रेजेंट इन सम फूड चेन। कह रहे हैं कुछ फूड चेन में, जैसे अलग अलग फूड चेन भी आप देखोगे तो उसमें क्या होगा कि कुछ फूड चेन में आपको क्वार्टरी कंज्यूमर भी दिखाई देगा। तो दीज ऑर्गेनिज्म prey on the tertiary. Furthermore, they are usually at the top of the food chain. They have no natural predators. कह रहा है कि यहाँ पर कोई नेचुरल प्रेडेटर्स नहीं होते हैं, उनको जो है क्वाड्री कंज्यूमर कहा गया है। ठीक है, तो अब जैसे आपको बताया था ना कि एक होता है डीकम्पोजर। तो डीकम्पोजर क्या होते हैं। डीकम्पोजर जैसे कि कोई भी एनिमल है जो कि डेड हो गया है, तो वो क्या होता है कि उनकी बॉडी को जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं डिकम्पोज करने में, मतलब गलाने में। ठीक है, गलाने में वो गलते हैं तो फिर से वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और मिट्टी में मिलने के बाद फिर से कोई पौधा, कोई बीज उग जाता है, और उससे फिर से ये चक्र शुरू हो जाता है। तो डीकम्पोजर जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं हमारे एनवायरनमेंट का,
ठीक है, यहाँ पर एक शॉर्टकट लिखा हुआ है FBI, यहाँ पे फंगाई, बैक्टीरिया एंड ये जो वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ये हेल्प करते हैं। जो भी मृत चीज़ वहाँ पर पड़ी होती है, जैसे चील का हुआ हो गया, कोई भी जानवर हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो जब उनकी जो डेड बॉडी होती है उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। They all are living things, they get energy by eating dead animals। ये जो होते हैं डिकम्पोजर्स, वो डेड एनिमल से एनर्जी लेते हैं, एंड प्लांट्स एंड ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट एंड अदर एनिमल, तो उनको ब्रेक डाउन करते हैं और फिर से वो जो भी डेड एनिमल होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये है डिकम्पोजर्स की इमेज। तो अभी हम पढ़ रहे थे बायोटिक और एबायोटिक, जिसमें कि मैंने आपको बता दिया कि जो बायोटिक एलिमेंट है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो किस तरीके से क्लासीफाई है। अब देख लेते हैं कि एबायोटिक, जैसे मैंने बताया पंचतत्व की मैंने बात की थी, जिसमें कि क्या था, सॉइल, एयर, मिनरल्स, लाइट, वाटर, ये 5 चीज़ें हैं, इनको एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। Abiotic factor is a non-living part of the ecosystem that shapes the environment in the terrestrial ecosystem। Examples यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कह रहा है कि जो abiotic है, जो कि नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन जो लिविंग थिंग्स है वो इन्हीं से मिलकर के बनी होती है और ये हेल्प भी करते हैं उनको जिंदा रहने में। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी एबायोटिक। अब देखिए, जो इकोसिस्टम हम पढ़ रहे थे, तो इस इकोसिस्टम के टाइप्स भी हैं। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम में क्या बात आती है, एक तो इनको 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। एक तो हो गया एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वा, एक ये वर्ड होता है आपका एक्वा, जहाँ पे भी एक्वा वर्ड आता है वो हमारा वाटर, पानी से रिलेटेड होता है। ठीक है, एक्वा मतलब होता है पानी, जैसे आपने सुना होगा ना एक्वा गार्ड, ठीक है, एक्वा प्यूरिफायर। तो एक्वा इसीलिए नाम लगा होता है आगे, क्योंकि एक्वा का मतलब होता है पानी। ठीक है, एक्वा है या हाइड्रो। हाइड्रो ये केमिकल वर्ड होता है हाइड्रो। तो ये हाइड्रो का मतलब भी वाटर होता है और एक्वा का मतलब भी वाटर होता है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम, जहाँ पर पानी वाली कुछ चीज़ें हम बात करेंगे। दूसरा है टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम। टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम जो कि लैंड पर रहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एज कि अब आप समझिए कि ये है अर्थ, तो कुछ हिस्सा वाटर है, कुछ हिस्सा टेरेस्टोरियल है। तो जो टेरेस्टोरियल यानी कि जहाँ पर लैंड है उसको टेरेस्टोरियल कहते हैं। तो टेरेस्टोरियल सिस्टम 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया। अब टेरेस्टोरियल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टुंड्रा, ये आते हैं टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम में। और जो एक्वेटिक है इकोसिस्टम, इसमें भी 2 तरह की बात करेंगे। एक होता है आपका फ्रेश वाटर वाला एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक होता है मरीन वाला। ये दोनों 2 तरीके से क्लासिफाई है। तो ये समझ लीजिए कि जो फ्रेश वाटर है, अब हमारे लिए फ्रेश वाटर क्या होता है, जो पानी हम पीते हैं, यानी कि हम कहाँ का पानी पीते हैं, हम नदियों का पानी पीते हैं ना। तो यहाँ पर आती है बात रिवर की। ठीक है, जहाँ पर हम नदी का पानी पीते हैं, तो ये फ्रेश वाटर वाले जीव जंतु की बात करेंगे। मरीन में जो समुद्र है, जहाँ पे पानी खारा होता है, ठीक है, तो समुद्र की बात करेंगे। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो समुद्र के ही पानी में यानी खारे पानी में ही रहना पसंद करेंगे। जैसे आप वेल मछली देख लो, वो मरीन में मतलब समुद्र में रहना पसंद करती है। तो वहाँ के जीव जंतु अलग होते हैं, यहाँ के जीव जंतु अलग होते हैं। तो जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उसमें भी 3 तरीके से क्लासिफाई किए गए। यहाँ से इतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट नाम है लेनेटिक, लोटिक और वाटरलैंड, वेटलैंड, सॉरी वेटलैंड। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपके फ्रेश वाटर में आती हैं। सो अब इसको डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। एक्वेटिक सिस्टम क्या होता है। एक्वेटिक सिस्टम आर द इकोसिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ वाटर। जो एक्वेटिक सिस्टम है वो वाटर में प्रेजेंट होता है। दीज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू दी 2 टाइप, बताया था, फ्रेश इकोसिस्टम और मरीन इकोसिस्टम। जैसे ये देखिए एक्वेटिक है, पानी में सब जीव जंतु, बहुत सारे पौधे आप देखोगे, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो यहाँ पर उगते हैं, जैसे एल्गोल वगैरह होते हैं, सब पानी में उगते हैं। तो ये होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम।
इकोसिस्टम, आई थिंक अभी ये वर्ड आप समझ गए होंगे, जहाँ पर जो भी जीव जंतु हैं वो किस तरह से कनेक्टेड हैं अपनी फूड के लिए, अपनी एनर्जी के लिए, ये सारी चीज़ें आपकी इकोसिस्टम के अंदर आती है। नेक्स्ट है कि जो टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम है उसमें कुछ बातें की गई। टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम एक्सक्लूसिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, जहाँ पर लैंड होगी। देयर डिफरेंट टाइप ऑफ टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूट अराउंड दी वेरियस जियोलॉजिकल जोन। जियोलॉजी के हिसाब से जो टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, टुंड्रा और डेजर्ट। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि एक इमेज के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं डेजर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर डेजर्ट में आपने देखा कि जो रेगिस्तान है वहाँ पर अलग तरीके के आप देखोगे कि पौधे वगैरह पाए जाते हैं ना, कटीले होते हैं, ठीक है, और जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है उस तरह की चीज़ें होती हैं। ग्रास लैंड में घास वगैरह जो उगती है उस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। फिर टुंड्रा जो होता है ये काफ़ी ठंडा एरिया होता है, जहाँ पर बिल्कुल बर्फीले, ये जैसे कि ग्रीनलैंड वगैरह होता है, आप देखो तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। तो वहाँ पे भी पेड़ पौधे होते हैं बट वो अलग तरीके के होते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ग्रासलैंड समझ लेते हैं। देखिए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है आपका, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, इट कंसेन्स सेवरल प्लांट। जैसे ये फॉरेस्ट है, आप देख रहे हो बहुत सारे प्लांट होते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े एनिमल भी होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द कोऑर्डिनेशन विद द एबायोटिक फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट। अब ये हेल्प क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि फॉरेस्ट हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एंड मेजर कार्बन सिंक। जो फॉरेस्ट है, बड़े बड़े फॉरेस्ट है, वो हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कार्बन को सिंक करते हैं। जो CO2 हम लोग इमिट करते हैं, वो जो बड़े बड़े ये हैं फॉरेस्ट हैं, इसको ये लोग जो फॉरेस्ट है वो क्या करता है, कार्बन को सिंक करता है और जो टेम्परेचर है उसको ठीक मेंटेन करने की कोशिश करता है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है, जैसे आप देखिए ये ग्रास है, तो इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम द वेजिटेशन और इज डोमिनेटेड बाय द ग्रास एंड हर्ब्स। यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड इज सवाना ग्रासलैंड एंड सम ऑफ द अदर एग्जांपल ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, घास वगैरह उगती है, तो जो डायरेक्टली जो जानवर हैं वो घास वास खाते हैं, तो वो डायरेक्टली इसमें डिपेंड करते हैं। टुंड्रा इकोसिस्टम, ये बहुत ज़्यादा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। टुंड्रा पे क्वेश्चंस आया हुआ आपके प्रीवियस ईयर में। तो टुंड्रा इकोसिस्टम बस इतना अभी के लिए इतना समझिए कि ये काफ़ी जो है ठंडे प्रदेश की बात करता है, जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पाई जाती है, बहुत गिरती रहती है। तो उस सिस्टम की बात कर रहा है कि यहाँ पर जो होता है, टुंड्रा इकोसिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द ट्रीज एंड फाउंड अ कोल्ड क्लाइमेट होता है, ठीक है, जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है। दीज आर द कवर्ड अंडर द स्नो फॉर द ईयर। फॉर ईयर मतलब यहाँ पे हमेशा बर्फ इसी तरह रहती है, और यहाँ पे जैसे पैंगविन वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम, आई होप कि आप इससे तो काफ़ी ठीक से फैमिलियर होंगे। जो भी लोग राजस्थान से होंगे तो वहाँ पे भी आप देखते होंगे कि डेजर्ट इकोसिस्टम में होता क्या है कि यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, डे और नाइट टाइम में बहुत मतलब डिफरेंस भी देखने को मिलता है। हाई इवेपोरेशन रेट होता है, और यहाँ की सॉइल वगैरह कैसी होती है, मतलब जैसे आप देखो ना, काफ़ी कटीले कैक्टस का पेड़ वगैरह होता है। मतलब ये सब अब तो काफ़ी चीज़ें आप देखोगे डेवलप हो चुकी हैं, बट जो ओरिजिनल डेजर्ट होता है वो इसी तरीके का होता है कि रेगिस्तान रेगिस्तान आपको देखने को मिल रहा है, अलग टाइप की सॉइल है, जहाँ पर पेड़ पौधे भी उसी तरह के होते हैं। सो अभी हमने देखा कि इकोसिस्टम में क्या है कि चीज़ें जो हैं, एक फूड चेन बनता है, एक जो कोई भी लिविंग थिंग्स है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अपनी एनर्जी के सोर्स के लिए किसी दूसरी चीज़ पे जो हम डिपेंड हैं, और वो डिपेंडेंसी हमको कहीं ना कहीं दूसरे से कनेक्ट करती है, और इसी सब पूरे सिस्टम को, ये जो कनेक्शन है, इन सभी सिस्टम को ही इकोसिस्टम कहते हैं। तो इस इकोसिस्टम में यहाँ पर जैसे ग्रास है, तो ये क्या हो गया, ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, ये खुद ही अब उग जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आता है, ग्रॉसहॉपर, तो ये टिड्डा है, ये जो है ये घास को खाता है। इस टिड्डे को ये बर्ड खा लेती है, फिर बर्ड को ये
स्नेक खा लेता है, स्नेक को आउल खा लेता है। तो फिर क्या होता है, जब ये डेड हो जाता है आउल, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर डिकम्पोजर्स होते हैं, इनको ये गलाता है, फिर यहाँ से क्या हो जाता है, ये प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये एक तो होता है सिंपल फूड चेन। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, तो इस पिरामिड में वो चीज़ें देखिए, जैसे बताया ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर, फिर आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर आता है टर्शरी कंज्यूमर। और ये वो है जिसको कोई नहीं खा सकता। कौन? शेर। जंगल का राजा शेर होता है ना, जिसको कि कोई खा नहीं सकता। तो इसलिए उसको मतलब ऐसे रखा गया कि अब क्या होगा, जब ये डेड हो जाएगा तो फिर कौन आएगा, तो फिर क्या आएंगे, डिकम्पोजर्स, इसको डिकम्पोज करेंगे और फिर से ये जो है चलेगा। तो एक तरीके से ये चेन होती है। और ये पिरामिड जो अभी तक आपको मैंने समझाया था ना कि प्राइमरी टर्शरी, ये सभी वही यही चीज़ें यहाँ पर हैं। आज की क्लास देखिए आपकी काफ़ी समझने वाली है, थोड़ा सा बेस समझिए। और जो जो वर्ड है, जैसे इकोसिस्टम हो गया, ए बायोटिक, बायोटिक क्या है, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है, ये चीज़ें बस समझ लीजिए। और इसकी 1 लाइन 2 लाइन में आप कुछ कुछ लिख लीजिए जो आपको समझ में आया हो। तो जो फूड चेन है वो एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में नहीं चलती है ना। होता क्या है, एक्चुअल में आप क्या देखते हैं, ये फूड चेन नहीं होता, ये होता है एक फूड वेब। अब वेब का मतलब क्या हो गया, जाल। जाल मतलब कि कुछ ऐसा कि कहीं पे भी कुछ भी क्या कनेक्टेड है जो कुछ समझ में ही ना आए। इट इज़ अ टोटली अ कॉम्प्लेक्स जाल, जहाँ पे कौन किससे क्या एग्जैक्टली कनेक्ट है हम ना समझ पाए, वो है जाल। ठीक है, उसे वेब कहते हैं। The food web is a network of interaction food chain. It comprises all food chain within a single ecosystem. एक इकोसिस्टम में भी बहुत कई सारे फूड चेन होते हैं, और जब वो कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पे जाल बन जाता है। It helps us in understanding the plants lay foundation of all food chain. मतलब जो ये फूड वेब है, इससे हमको समझना, मतलब से हम समझ पाते हैं कि किस तरह से हर एक चीज़ कैसे कनेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने एक इमेज यहाँ पर लगाई है, इसे समझिए। जैसे क्या है कि ये पेड़ है, तो अब पेड़ पौधे को सिर्फ टिड्डा तो नहीं खाता, ग्रासहॉपर तो नहीं खाता, बहुत सारे लोग खाते हैं। आप देखो तो मतलब कई जानवर खाते हैं ना, गाय भी खाती, बकरी भी खाती है, टिड्डा भी खा रहा है, और भी मतलब बहुत सारे, हम तो बहुत सारे जानवर जो खाते हैं उनको उतना पता भी नहीं होता। तो यही है कि जो एक चीज़ को बहुत सारे लोग खाने वाले, और उसको भी एक चीज़ नहीं, बहुत सारे लोग हैं खाने वाले। ठीक है, तो इसी के कनेक्शन को जो है फूड वेब कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आया होगा कि एनवायरनमेंट क्या है, और बेसिक वर्ड कुछ 2-4 वर्ड हैं, वो आपको थोड़ा सा एक बेस क्लियर हुआ होगा। आगे हम इसमें काफ़ी अच्छी बातें करने वाले हैं, सो आगे जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जो टेलीग्राम चैनल है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, नोटिफिकेशंस मिलेंगे, डेली क्विजेज मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।